हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। तो ये एक चैप्टर एक एक्सटेंशन है इस चैप्टर का जो कि हमने पढ़ा था, याद हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है क्योंकि उस चैप्टर में याद होगा तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल बाय मोनोमियल, ये सब देखा था। ठीक है, तो मुझे उस टाइम बहुत लोगों के डाउट्स भी आए थे कि सर डिवीजन का क्या करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, वो जो डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो जो डिवीजन ऑफ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले हमें ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 लेक्चर में हो जाएगा पूरा चैप्टर, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते धीरे धीरे। मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। अच्छा, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हो तो एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर फर्दर क्लासेस की अगर बात करें क्लास 9 और क्लास 10th में, तो ये तो बहुत जगह यूज होने वाला है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो कहीं भी कौन से भी सब्जेक्ट में हो। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन वो हर जगह आने ही वाला है। ठीक है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो ये जो तरीका है, फैक्टर्स जो नाम है स्पेसिफिक, जो पहली बार बहुत लोगों ने सुना होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सबसे पहले। तो पहला जो टॉपिक है आज मैं कवर करने वाला हूं वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं वो सब देखेंगे, और फिर नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स निकालना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे निकालना है उनको देखेंगे। फिर फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो फैक्टर्स निकालने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं और उनको अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं, कैसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन हम लोग यूजिंग आइडेंटिटीज भी कर सकते हैं। अब ये आइडेंटिटीज क्या है, तो याद होगा तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में कुछ आइडेंटिटीज कवर कराए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये सब मैंने आइडेंटिटीज कवर कराए थे। तो यूजिंग दोज आइडेंटिटीज हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो 2 टॉपिक्स है ये आज मैं कवर कर दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। ये नेक्स्ट क्लास में, या फिर ये भी कोशिश करूंगा अगर आज हो सके तो, और फिर ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये दोनों टॉपिक्स में कवर कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है इसी वीक में खत्म हो जाने वाला है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिवीजन सीखने वाले, जैसे कि मैंने कहा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि जब एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। सिमिलरली पॉलिनोमियल को अगर मोनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, एंड सिमिलरली पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करना है। एंड फाइनली हम लोग लास्ट में फाइंडिंग एरर्स नाम का भी एक टॉपिक है, कंसेप्ट है बस। उसमें हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग जो गलतियां लोग करते हैं वो गलतियां कैसे अवॉइड करना है, जो बहुत लोगों यूजुअली आगे जाके भी गलतियां करते हैं, 11th 12th में भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां अवॉइड करना है। तो उसके लिए एक और टॉपिक है जिसपे फाइंडिंग एरर्स नाम का कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसमें हम लोग गलतियां हम लोग की जहां भी होती है वो कैसे अवॉइड करें, तो वो सब बताने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स है। इसके अंदर स्टार्ट करेंगे अपना पहले टॉपिक के साथ जो कि है फैक्टर्स। पहले इतना टॉपिक्स जो है फर्स्ट पेज पे अच्छे से नोटबुक में लिख लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले अपन जानेंगे फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर नंबर्स व्हेन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें अपन एक नंबर से उसके और भी फर्दर नंबर्स निकालते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को, जैसे कि अगर सोचो, अगर मेरे पास होता एक एग्जांपल लेते, सपोज 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ रहा है, 2 3 6 6 4 24। अगर ये 24 नंबर की बात करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता 24 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट। तो ये जो 2, ये जो 3 और ये जो 4 है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो 2, 3, 4 आर कॉल्ड factors of the given number, of the factors of the number लिखने की जरूरत नहीं, सीधा factors of 24। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो इस गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, जो मतलब परफेक्टली एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहे हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, ये इनके फैक्टर्स है, बेसिक डेफिनेशन है। तुम चाहिए तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन देख सकते हो, when a natural number can be written as a product of 2 or more natural numbers। तो देखो, ये एक नेचुरल नंबर है, इसको लिख पा रहे हैं हम लोग तीन नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है,
then each of these numbers is called a factor of the given number. तो किसी भी नंबर को अपन कोई तीन चीजों के नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लोग लिख पाते हैं, तो इसका मतलब ये जो तीनों नंबर्स है इसके फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 4 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है, ये अगर कैलकुलेट करोगे, या फिर एक और ले लो, चलो 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, तो ये कितना आ रहा है देखो, 4 6 24 और 24 इंटू 8 करके देख लेते एक बार बस. 4 इंटू 32, 8 2 16, 192 आएगा 24 इंटू 8, और 192 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 1920. तो इसका मतलब 1920 को अगर मैं अच्छे से लिखूं 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, इसका मतलब 4, 6, 8, 10 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 1920. यानी ये 1920 के क्या है, फैक्टर्स है. तुम फर्दर अगर देखोगे यहाँ पे इसी एग्जांपल में, अगर देखोगे 1920 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो. देखो अगर मैंने इसको लिखा 4 को लिखा 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. 6 को लिखा 2 इंटू 3, ठीक है, देखते जाना. फिर 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब, और 10 को लिखा 2 इंटू 5. तो देख सकते हो मैंने सबको फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर दिया. मतलब 4 को 2 2 लिखा, 6 को 2 3 लिखा, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 10 को 2 5 लिखा. अब देखो यहाँ पे कितने 2 आ रहे हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 2 आ रहे हैं. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 7, ठीक है. और फर्दर देखो 2 की सब मल्टीप्लीकेशन में है, और फिर 3 भी देखो इंटू 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1, 3 एक ही बार है, या फिर बस 3 लिखो तो भी चलेगा. इंटू 5 भी एक बार आ रहा है. तो देखो 1920 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 7 इंटू 3 इंटू 5. तो ये भी वापस से अगर देखोगे तो ये 2 की पावर 7 की अगर वैल्यू निकालोगे, या फिर बस 2 को भी निकालोगे तो कोई भी चलेगा. तो यहाँ पे अगर देखोगे therefore 2 स्क्वायर, अगर यहां से 2 स्क्वायर लेते हैं, 2 बार 2 ले, बेसिकली 4, या फिर 2 क्यूब, 2 की पावर 4 16, फिर 32 64 128 3 5, और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं इसके. तो ये जो भी है, अगर तुम कोई भी नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 नंबर्स में से तुम्हें जितने भी चीजों का प्रोडक्ट लेके देखो, जैसे कि 2 5 10, 2 20, तो देखो 5 2 10 2 20, तो 20 भी इसका क्या रहेगा, फैक्टर. सिमिलरली 2 2 4 2 8 3 24, तो 24 भी क्या रहेगा, इसका फैक्टर. सिमिलरली 3 इंटू 5 15 भी क्या रहेगा, इसका फैक्टर. तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, तो इनमें जितने भी तुम नंबर्स निकाल सकते हो प्रोडक्ट में, जैसे कि अगर तुम्हें और भी लेना है तो देखो 8 इंटू 10 तो 80, तो 80 भी क्या रहेगा, इसका फैक्टर. तो ऐसे ये सब जो है, जो भी ये नंबर्स हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है, तो ये नंबर्स इनके क्या है, एक्चुअल में फैक्टर्स. तुम चाहिए तो इसको 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है. तो जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए हैं वो सब इनके फैक्टर्स है. बेसिकली फैक्टर्स का मतलब, डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर अगर सपोज x नंबर है, अगर x नंबर को हम लोग y से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते चलो 16 है, 16 को चलो 4 से डिवाइड करते हैं. तो 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 4 4 16, तो रिमाइंडर आएगा 0. तो इसका मतलब जो 4 है वो 16 का फैक्टर है. देख सकते हो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4, तो इसका मतलब 4 उसका फैक्टर है. फर्दर 16 को अगर तुम लिखते हो, जैसे कि हम पे चलो आगे बताता हूं, वही आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं. फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर. एक बार तुम्हें फैक्टर्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इसके बाद फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर समझने में तो बहुत आसान जाएगा. चलो एक नंबर लेते हैं 16, ठीक है. 16 नंबर को तुम क्या क्या चीजों के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, तो तुम इसको लिख सकते हो 1 इंटू 16 रहता है, ठीक है. तुम फर्दर 16 को लिख सकते हो, देखो 2 इंटू 8, ये भी लिख सकते हो. फिर फर्दर 16 को और क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4, राइट. फर्दर 16 को लिख सकते हो. तो ये सब चीजें अलग अलग तरीके हैं 16 को नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्लेन करने का, राइट. अब देखो यहां पे अगर देखोगे तो 1 जो है, 2 जो है, ठीक है, 4 जो है, 8 जो है, 16, तो ये जो पांचों जो नंबर्स हैं,
ये नंबर्स क्या है, अगर मैं इस गिवन नंबर को, ये जो गिवन नंबर है हमारा, अगर मैं इन पांचों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर लेता हूं, जैसे कि चलो 8 लेते हैं, तो 16 को 8 से डिवाइड करूं तो 8 टू 16 तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सारे जो नंबर्स हैं आर फैक्टर्स ऑफ 16। तो बेसिकली अगर नंबर को किसी भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट या फिर 3 नंबर या फिर 4 नंबर, जितने भी नंबर्स के अगर प्रोडक्ट में निकाल सकते हो, तो इसका मतलब वो जो गिवन नंबर्स हैं, वो जो हर नंबर जो रहेगा 1 2 4 8 16, ये जो हर एक जो नंबर रहेगा वो इस गिवन नंबर का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 18 लेते हैं। चलो 18 को देखो, 18 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 18 तो लिख ही सकते हो। फिर फर्दर 18 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 9 लिख सकते हो। फर्दर 18 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 6 लिख सकते हो। और फर्दर 18 को कुछ डिवाइड कर सकते हो, क्या देखो काफी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सारे तरीके हो गए 18 को फैक्टर है, मतलब 18 को अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखने का तरीका है। ठीक है, अब अगर इनकी बात की जाए तो 18 के कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे, तो 1 तो है ही देखो, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर उसके बाद 6 भी है, 9 भी है, 18 भी है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है, 18 के फैक्टर्स हैं। इन सब नंबर्स को अगर 18 को अगर इन सब एक एक करके इन सब नंबर से अगर डिवाइड करवाऊंगा तो सब रिमाइंडर क्या देने वाला है, 0। देखो 18 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 2 9 हो जाएगा, रिमाइंडर वापस से 0। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वापस से क्वोशिएंट 2 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये सारे जो नंबर्स है इनको बोलते हैं, इनके फैक्टर्स है ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो फैक्टर्स का होपफुली सबको मतलब क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसको अगर डिवाइड करने पे, जो गिवन नंबर जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, अगर उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर उस गिवन नंबर का फैक्टर है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो फैक्टर्स निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे का नेक्स्ट टॉपिक भी अपना फैक्टराइजेशन ही है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतना समझ लो अच्छे से। चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है। अब देखोगे तो फैक्टर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। तो देखो यहाँ पे अगर 16 का अगर फैक्टर देखोगे तो ये 5 फैक्टर्स है। तो इन पांचों फैक्टर्स में से कोई तुम्हें प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऐसा फैक्टर जो कि एक प्राइम नंबर होता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। और उसी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया, देखो अ फैक्टर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 से भी डिवाइड हो रहा है और खुद से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब जैसे कि 2 ले लो तो 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही तो यही होता है ना, कि ऐसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसा फैक्टर जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो उसको हम लोग कहेंगे प्राइम फैक्टर। तो हम लोग इस केस में कह सकते हैं 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर। एक ही प्राइम फैक्टर है ना, और तो कोई प्राइम नंबर यहाँ पे है नहीं, तो 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 16। ठीक है, फर्दर अगर सेकेंड वाले में देखो, यहाँ पे इस फैक्टर्स में से कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, और कोई प्राइम नंबर आ रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली क्या है, फैक्टर्स निकालो। ठीक है, जो भी नंबर्स इससे डिवाइड हो पा रहे हैं फैक्टर्स निकालो। हमेशा अगर फैक्टर्स निकालने में एक चीज याद रखना, स्टार्ट हमेशा 1 से ही करना। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर 1 से तो डिवाइड होंगे ही, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो 1 तो सभी का फैक्टर रहने वाला है। एंड लास्ट कहां तक जाना, जब तक वो नंबर पहुंचता नहीं तुम्हारे पास। ऑफ कोर्स किसी भी नंबर को अगर खुद से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने ही वाला है। 100 ले लो, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 100 का भी फैक्टर है। सिमिलरली 101 ले लो, 101 का भी फैक्टर रहेगा। तो ऐसे फैक्टर्स 1 से स्टार्ट करेंगे और जो गिवन नंबर है वहां तक जाना है। तो ये सारे फैक्टर्स हुए, और उन फैक्टर में से जो भी प्राइम नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं तो वो अपने प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम नंबर मतलब वही 2 3 5 7 11 13 17, तो ये सब जो भी नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स है, और इन फैक्टर में से जो भी प्राइम नंबर्स रहेगा वो प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ नंबर रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज सेड टू बी इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो अगर किसी भी नंबर को मैं लिखता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो सपोज मुझे लिखना है, देखो यहां पे मैंने एग्जांपल दिया था, देखो ये वाला। तो देखो यहाँ पे अगर मैं किसी भी नंबर को
लिखता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो एक्चुअल में तो 1920 को तो मैं तो ऐसे भी लिख सकता था 4, 6, 8, 10 का प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे 4, 6, 8, 10 ये क्या इनके ये सब क्या प्राइम नंबर्स है क्या? नहीं। लेकिन मैंने अगर 4 को भी फर्दर और फैक्टराइज किया, 6 को भी फैक्टराइज किया, 8 को भी किया और 10 को भी किया, तो सब जो नंबर्स है वो 2 और 3 और 5 के टर्म्स में आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो 2, 3 और 5 है ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो वही यहाँ पे लिखा देखो, अ नंबर रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो नंबर था इसको मैंने पहले फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा। तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो 4, 6, 8, 10 आर फैक्टर्स ऑफ 1920। लेकिन जब मैंने इसको सबको प्राइम नंबर में से स्प्लिट कर करके लिखा तो देखो ये सारे जो नंबर्स है एक्चुअल में 2 जो बेस है, 3, 5 ये सब नंबर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। और प्राइम फैक्टर्स हो गए तो ऐसे जो चीजें जब लिखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अभी जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो इसी का यूज करके हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट, वन इज अ फैक्टर ऑफ ईच, वन सभी का फैक्टर रहता है। सो व्हेन वी राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो किसी भी नंबर को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखते हैं देन वी शैल नॉट राइट वन एज अ फैक्टर अनलेस इट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। तो जरूरी नहीं हम लोग वन हर बार लिखेंगे, जब भी फैक्टर्स लिखना होगा तो वन को तुम अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अनलेस अंटिल उसने पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो तो वन को इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज वन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि वन सभी नंबर्स को डिवाइड करने ही वाला है, तो वन तो सभी का फैक्टर रहेगा ही। लेकिन वो सब लिखने की तुम्हें हर फैक्टर के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्टराइज 70 इन द प्राइम फैक्टर्स। तो देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल लिया है, तुम्हें यहाँ पे यहीं पे समझना है क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें इसी पे इन्वॉल्व रहने वाली है। जैसे कि 70 है तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, 70 को प्राइम फैक्टर्स में मुझे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले 70 को सोचो, अब ये सोचो कि 70 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किससे कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ताकि रिमाइंडर 0 आए। तो देखो प्राइम नंबर्स कौन कौन से 2, 3, 5, 7, 11 ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। तो ये जो मैं कर रहा हूं अभी तक तो तुमने डिवीजन तुम लोग साइड में करते थे ऐसे कि 70 को 2 से डिवाइड करो, लेकिन अब तुम्हें ये प्रैक्टिस करना अच्छे से कि एक एक करके डायरेक्टली कैसे निकाले। 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर बचा और 2 5 जा 10, देखो 0 रिमाइंडर आया। इसका मतलब 2 जो है वो 70 का प्राइम फैक्टर है। प्राइम क्यों? क्योंकि ये 2 ऑफ कोर्स प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 35 आया तो 35 देखो 2 से डिवाइड होगा क्या? इवन नंबर है क्या? नहीं। इसका मतलब अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 3 से देखो डिवाइड हो रहा है क्या? वो भी नहीं, क्योंकि 3 30 33 हो जाएगा, 35 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला कौन सा बचा? 3 के बाद 5। अब देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करो। तो 5 इंटू 7, 7 5 जा 35, और लास्ट में देखो 7 ही बचा है तो बाय डिफॉल्ट 7 लिख दो यहाँ पे। इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर किया है ये एक्चुअल में मैंने क्या किया है, 70 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 7। चलो चेक कर लो, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। तो इसका मतलब देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है एंड ये भी प्राइम नंबर है। देयरफॉर 2 5 एंड 7 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। तो ये बेसिकली अगर जब प्राइम फैक्टर्स निकालने बोला तो इस तरीके से निकालेंगे, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे फ्यूचर फर्दर मैथमेटिक्स के लिए तुम्हें समझने के लिए। बहुत लोगों ने ये बहुत पहले किया भी होगा, अगर नहीं भी किया तो टेंशन मत लो, अभी समझो इस चीज को अच्छे से। ठीक है, फर्दर अगर तुम्हें और भी इसके बारे में समझना होगा तो और भी इसके फैक्टर्स अगर निकालना तो निकाल सकते हो। जैसे कि 1, मैंने कहा लिखना नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं अभी के लिए। 1 70 का 1 फैक्टर रहेगा, फिर 2 भी रहेगा। ठीक है, 2 तो दिया ही हुआ है ऑफकोर्स, प्राइम है वो। फिर उसके बाद 5 भी रहेगा, राइट। फिर उसके बाद 7 भी इसका फैक्टर है। फर्दर 2 5 जा 10 करोगे तो 10 भी इसका फैक्टर रहेगा। ठीक है, फिर 2 7 जा 14 करोगे तो 14 भी इसका फैक्टर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन सा बचा देखो, फिर फर्दर 7 5 जा करोगे 35 तो 35 भी इसका फैक्टर रहेगा। और लास्ट में ऑफकोर्स लास्ट में जो नंबर आएगा वो 70। तो ये सारे जो है ये बस फैक्टर्स हैं, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ, आर कॉल्ड क्यों, सीधा लिख दो आर फैक्टर्स ऑफ 70।
लेकिन हर बार तुम्हें सबसे पहला जो चीज है फैक्टराइजेशन करोगे, सबसे पहला तुम्हें यही करना है कि 70 नंबर को प्राइम फैक्टराइज करोगे। इस प्राइम फैक्टराइजेशन से तुम सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो, 1 2 5 7 10 14 35 70। तो ये जो है ये सारे 70 नंबर के फैक्टर्स हैं। लिख लो इसको अच्छे से, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब यही मैं चीज अप्लाई करने वाला हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो उसको भी देखेंगे, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड, जो कि फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स होते हैं। पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लेते हैं क्या होता है, वो तो सबको पता ही है, तभी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, सम ऑफ डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर फॉर्म बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के मिक्सचर बना बना के कुछ ना कुछ तो सम में अगर लिखते हैं, कुछ चीजें एडिशन में या फिर सम में कुछ लिखते हैं, तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि हमने इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें तो कोई डिफिकल्टी जानी नहीं चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमें अभी फैक्टर्स निकालना सीखना है। तो फैक्टर्स का मतलब तो क्या था कि जो भी अगर कोई भी नंबर को अच्छे से फैक्टर्स, अलग अलग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में लिखो तो फैक्टर्स हो जाएगा। तो वैसे ही अभी फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ कुछ फर्दर एक्सप्रेशंस में कुछ लिखते हो, तो वो एक फैक्ट, वो सब जो चीजें हैं उसके जो हर जो नंबर रहेगा या फिर हर जो एक्सप्रेशन रहेगा वो उस नंबर का अलजेब्रिक और उस नंबर का फैक्टर रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 3x है, तो 3x को तुम क्या लिख सकते हो, 3x को तुम लिख सकते हो 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 3, x आर इरेड्यूस। अच्छा यहाँ पे एक और नया टर्म है, प्राइम की जगह यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए प्राइम की जगह यहाँ पे मैं इरेड्यूसिबल यूज करने वाला हूं। तो बस जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात रहेगी तो प्राइम की जगह मैं ये वाला टर्म यूज करूंगा, ठीक है, इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 3x। इरेड्यूसिबल का मतलब क्या है, रेड्यूसिबल मतलब जो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको और कम कर सकते हैं। इरेड्यूसिबल मतलब इसको और कम नहीं कर सकते। जैसे कि 3 इंटू एक्स है, इसको फर्दर तुम और कुछ कर सकते हो क्या, नहीं। तो इसीलिए ये 3 इंटू एक्स, ये 3 और x जो है 3, x आर इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 3x। बस ये इंस्टेड ऑफ प्राइम यूज करना है, इंस्टेड ऑफ प्राइम की जगह पे बस ये वाला वर्ड यूज करना है, इरेड्यूसिबल। फर्दर ये देखो 5x x प्लस 3, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे अगर लिखोगे तो 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस तरीके से 3 फैक्टर बन जाएंगे, 5x और x प्लस 3। तो यहां पे भी लिख सकते हो 5x एंड x प्लस 3 आर इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ जो भी पूरा टर्म है 5x इंटू एक्स प्लस 3। तो इसके अगर फैक्टर्स निकालोगे तो 5 अलग है, x अलग है और x प्लस 3 अलग है। फर्दर इसको और भी कुछ रिड्यूस कर सकते हो क्या, नहीं। फर्दर 15xy को भी देखो तो 15 है, तो 15 को फर्दर और कुछ क्या सोच सकते हो, तो 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5। सोचो 3 इंटू 5 को फर्दर रिड्यूस कर सकते हो क्या, और भी, क्योंकि देखो दोनों 3 और 5 प्राइम है, तो इससे अच्छा और तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों प्राइम है तो और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, देख सकते हो अगर इन चारों का प्रोडक्ट करोगे तो 15xy आएगा। तो ये जो है 3, 5, x, y आर वापिस से इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 15xy। तो ये सब इनके क्या है, फैक्टर्स है जो कि इरेड्यूसिबल है। तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये 15 जो है 15 जो है बस वो 15xy का फैक्टर है, लेकिन वो इरेड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि 15 को फर्दर रिड्यूस कर सकते हो 3 इंटू 5 में। तो 15 बस 15xy का एक फैक्टर बोल सकते हो। सिमिलरली 15x भी बोल सकते हो, 15x जो है वो 15xy का फैक्टर है। सिमिलरली 15y को बोल सकते हो, 15y जो है वो 15xy का फैक्टर है। तो ये सब चीजें भी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये जो है ये सबसे इरेड्यूसिबल है, इसको और भी ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, इससे ये मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इसको देखो, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 5 10, देखो दोनों प्राइम नंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटू एक्स लिख दो, इंटू एक्स प्लस 3 लिखो और इंटू एक्स प्लस 5 लिखो। तो देखो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 इरेड्यूसिबल फैक्टर्स है। तो देयरफॉर 2, 5, x, x plus 3, x plus 5 are irreducible factors of जो भी है 10x, x plus 3, x plus 5। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकाले जाते हैं। ठीक है, कई बार अब क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट बना बना के अलग अलग करके दिया था। सपोज अगर हमारे पास ऐसा कुछ हुआ,
5x² प्लस 4x ऐसा कुछ टर्म आया। तो देखो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे दो टर्म्स है, देखो बाइनोमियल है, दो टर्म्स है। अब इसका क्या करोगे? इसको फैक्टराइज करने में बोलेगा तो कैसे करोगे? तो उसके लिए कुछ मेथड्स है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जो कि मैं आगे कवर करने वाला हूं यहाँ पे। लेकिन उसके पहले ये चीज जो है, ये चीज तुम लोग अच्छे से पूरा क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या है। फर्दर तुम्हें अगर यहाँ पे लिखना है, तुम ये भी बोल सकते हो 10 इज द फैक्टर ऑफ दिस, या फिर 10x इज द फैक्टर ऑफ दिस, या फिर 10 इंटू एक्स प्लस 3, कोई भी दो चीज लो या फिर कोई भी तीन चीज लो। 10x x प्लस 3 जो है ये पूरा प्रोडक्ट, ये जो है ये पूरे का फैक्टर है। तो ये सब इसके फैक्टर है, लेकिन इररिड्यूसिबल नहीं है। इररिड्यूसिबल कौन कौन से है? तो यही जो 5 जो लिखे हैं मैंने, यही 5 इनके क्या है? इररिड्यूसिबल फैक्टर्स है। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए इनको सबको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने कहा, ऐसे चीज आएंगे तो क्या करोगे, या फिर ऐसे भी चीज आएंगे तो क्या करोगे। तो उन सब के लिए कोई तरीका है, उन सब के लिए मेथड्स है। तो वो मेथड को एक एक करके वन बाय वन देखेंगे। तो देखो, व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कभी जब भी अपन फैक्टराइज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, वी राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। दीज फैक्टर्स मे बी नंबर्स, ठीक है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, देखो अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें पॉसिबल होती हैं। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो ये तीन टाइप से हमारे पास आ सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो इसी जो प्रोसीजर को बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन, कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर ऑफ अ नंबर इज नोन एज फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने अभी जस्ट पहला वाला एग्जांपल लिया था, इसके स्लाइड, इस पहले वाला स्लाइड पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर किसी नंबर के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिकली फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना है हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब करना कैसे है, तो वही मेन मुद्दे पे आते हैं। चलो, तो पहला मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर बहुत सिंपल सा मेथड है, देखते जाओ कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है 3x प्लस 9। तो तुम्हें क्या देखना है, 3x को क्या लिख सकते हो? 3x को लिख सकते हो 3 इंटू एक्स। दोनों देखो दो टर्म्स है, बाइनोमियल है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। 3x को लिख सकते हो 3 इंटू एक्स। 9 को क्या लिख सकते हो? तो 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। ये तो पता ही है सभी को, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको लिखता हूं 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x को लिख देता हूं 3 इंटू एक्स और 9 को लिख देता हूं 3 इंटू 3। तो अब ये चीज देखो, दोनों जो टर्म्स है उसमें कुछ चीजें कॉमन आ रही है क्या? कॉमन फैक्टर्स कुछ आ रहे हैं क्या? तो देखो यहां पे ये 3 है, यहां पे भी एक 3 है, बट यहां पे x है और यहां पे 3 है, तो ये तो अलग है। तो जो भी चीजें कॉमन होती है, जो भी फैक्टर्स कॉमन होते हैं दो टर्म में या फिर हर एक टर्म में जो भी आ रहा है, उसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 3 इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर का मैंने डेफिनेशन भी दिया है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अ फैक्टर विच अकर्स इन ईच टर्म इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर, बेसिक सा नाम है। तो हर टर्म में जो भी कॉमन चीजें आ रही हैं, तुम उसको क्या कर सकते हो? उसे कॉमन ले सकते हो। कॉमन मतलब जैसे कि देखो, ये इसको लिख सकते हो 3 इंटू, ठीक है, 3 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या? देखो पहले टर्म में क्या बचा? अभी x, ब्रैकेट बनाना पहले, सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ, पहले टर्म में x बचा, बीच में है प्लस, और यहां पे क्या बचा? देखो एक तो 3 गया बाहर कॉमन और बचा 3। तो इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो 3 इंटू एक्स प्लस 3, या फिर 3 इंटू ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 3। तो देख सकते हो देयरफॉर 3, x प्लस 3 आर irreducible factors of 3x plus 9। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन करेंगे कुछ चीजों को, ठीक है। कैसे करना है कॉमन? हर एक जो टर्म है, जो भी एक्सप्रेशन है, हर एक टर्म में उसको हर एक टर्म को अलग से फैक्टराइज करो और देखो हर एक टर्म में क्या कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो उस फैक्टर को कॉमन ले लो। चलो एक और एग्जांपल, यहां पे देखो, ये सेकंड एग्जांपल 5x²। अच्छा एक और चीज, ये एक्चुअली में अगर देखोगे ना इसको, हमने ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंटिटीज में भी सीखा था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें हम लोग यूज करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो। तो देखो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9। तो देख सकते हो ये एग्जैक्टली हम लोग जो वहां पे करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसी का एग्जैक्ट उल्टा है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग यहां से यहां प्रोसीड करते थे, लेकिन फैक्टराइजेशन में उल्टा करना है कि यहां से हमें ये फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली उल्टा है जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते थे उसमें। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। 5x² प्लस 4x। अब देखो 5x² को क्या लिख सकते हो, 5x² को लिख सकते हो, देखो 5 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार x आ रहा है तो इंटू एक्स। फर्दर सेकेंड टर्म कौन सा देखो 4x। 4x को लिख सकते हो क्या, 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो तो 2 इंटू 2, और x को तो लिखो x। बस देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं इसमें, 4x² 5x² प्लस 4x को लिखता हूं मैं 5 इंटू एक्स और 4x को लिखता हूं 2 इंटू एक्स। अब देखो दोनों टर्म में कुछ चीजें कॉमन आ रही है क्या, देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें है क्या 5 नहीं, x इसमें है, इसमें एक x बिल्कुल है। तो देखो यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे भी एक और x है। अब देखो यहाँ पे एक और x है तो क्या यहाँ पे एक और x दिख रहा है कि इन दोनों में से नहीं, इसका मतलब x जो है वो इसका कॉमन फैक्टर है। तो तुम क्या कर सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो और लिख सकते हो, देखो x को मैंने कॉमन लिया, बचा 5 इंटू एक्स। तुम चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना, 5 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे से देखो एक x बाहर आ गया तो 2 बचे हैं 5 इंटू एक्स, और यहाँ पे एक x बाहर गया तो बचा है क्या 2 इंटू 2। इसका मतलब ये बन जाएगा x इंटू, मैं इंटू हटा रहा हूं मतलब बस लिख नहीं रहा हूं, 5 इंटू एक्स बन जाएगा 5x और 2 2 जा बन जाएगा 4। इसका मतलब कॉमन फैक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं अभी x एंड 5x प्लस 4 आर फैक्टर्स या फिर आर इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 5x² प्लस 4x। तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हमने एक ही लॉ यूज किया है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसका एग्जैक्टली उल्टा यूज किया देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, कि यहाँ पे जो चीज थी, ठीक है, हम लोग ने जब मल्टीप्लाई करते तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करते हैं, वही उसका उल्टा है, हम लोग कॉमन ले रहे हैं यूजिंग अपोजिट ऑफ द मतलब बैकवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो यूज करके हम लोग ऐसे फैक्टराइज करेंगे। लिख लो इसको अच्छे से। कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और सेकंड मेथड भी अभी कवर करूंगा। मेथड्स दूसरा एक मेथड है एक और रीग्रुपिंग का, तो उसको भी कवर करूंगा। पहले इतना नोटबुक में अच्छे से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए ताकि तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है बाय कॉमन टर्म्स, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, मैं देखना मैं स्टेप बाय स्टेप भी सबको अलग अलग नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली देखना मैं कैसे करूंगा अभी इस चीज को। ठीक है, तो 16x² प्लस 4xy को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं 16 के बारे में अगर सोचोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 16, राइट। तो ऐसे लिख दो। तुम चाहे तो इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए उतना सीधा डायरेक्टली आगे मत बढ़ जाना। ठीक है, पहले समझना ये क्या चीज है। ठीक है, तो 16 हो गया, 2 2 4 2 8 2 16। देखो सब प्राइम के प्राइम है, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। और ठीक है, तुम ऐसा मत कर देना 2 इंटू 8 लिख देना फिर करना, नहीं। सबसे जो बेसिक प्राइम फैक्टर्स है तब तक रिड्यूस करते जाओ, तब तक जब तक और रिड्यूस ना हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स मल्टीप्लाइड है और वाई एक बार है, तो ऐसे लिख दो। प्लस नीचे लिख रहा हूं प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है 4 को क्या लिख सकते हो, तो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 2 2 जा 4, डायरेक्टली बेसिक है, इंटू एक्स इंटू वाई। तो अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म कुछ आ रहा है, देखो तो देखो यहाँ पे 2 एक है, यहाँ पे भी 2 एक है, यहाँ पे भी एक और 2 है, एक और 2 है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे और 2 है 2, लेकिन यहाँ पे और 2 नहीं है तो उसको छोड़ देना। फिर यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, फिर यहाँ पे और भी कोई x तो है नहीं बट लेकिन यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है। तो देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, तो हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2, 2 कॉमन आ गए बाहर, फिर एक x कॉमन आ गया और एक y कॉमन आ गया। तो देखो बचा क्या, तुम यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट को स्क्वायर भी बना सकते हो, कर्व भी बना सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें कॉमन आ गई बाहर। इंटू में और क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या बचा, अभी जो भी बचा है वो सब चीजें लिखते जाओ। ठीक है, अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, जो अंडरलाइन नहीं है उनको लिखो। तो 2 2 बचे यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू 2। फिर फर्दर एक x भी बचा है तो ये पहला टर्म हो गया। फिर सेकेंड टर्म में देखो क्या बचा है, 2 2 गया बाहर, x और y ये भी गया बाहर। तो सोचो ये पूरा बाहर आ गया। अब लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, सीधे इसको 0 लिख देते, कुछ बाहर कुछ बचा ही नहीं है। तो 0 नहीं है, एक्चुअली वो 1 है, क्योंकि 1 जो है वो सब में मल्टीप्लाइड रहता है, राइट। मैंने कहा था कि 1 सबका फैक्टर है, तो तुम यहाँ पे इंटू 1 लिख सकते हो। इसका मतलब अगर ये तुम्हारा पूरा टर्म कॉमन आ रहा है तो तुम्हारा बचा क्या है, तो तुम्हारा बचा 1 है। सोचो अब ये चीज अगर इसको ये पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं इससे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो एग्जैक्टली यही तो एक्सप्रेशन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे +1 लिखना अच्छे से भूलना मत। लोग इसको लिखते ही नहीं है, अवॉइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तुम फर्दर इसको लिख सकते हो 2 2 जा 4, या फिर ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो अच्छे से लिखते हैं इसको। 2 2 जा 4 xy, तो बाहर में आ गया 4xy, अंदर में आ गया 2 2 जा 4 x प्लस 1। तो देख सकते हो 4xy एंड 4x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 16x² y प्लस 4xy। तुम यहाँ पे अगर इनरिड्यूसिबल फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो इनरिड्यूसिबल फैक्टर में क्या क्या आएगा, 2, 2, x, y, 4x प्लस 1 आर द इनरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 16x² y प्लस 4xy। सेकेंड एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो सबको अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। तो x² yz है, तो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये पहला टर्म हो गया। फिर माइनस x इंटू वाई स्क्वायर है, तो 2 बार y आ गया, और प्लस 2 बार z आ गया यहाँ पे, बाकी सब तो सेम है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक x कॉमन, फिर एक और x है क्या किसी में, नहीं, सब में कॉमन आना चाहिए। ये नहीं कि पहले 2 में आया तीसरे में नहीं आया, चलेगा, सब में कॉमन आना चाहिए। ये यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है, फर्दर यहाँ पे एक z है, यहाँ पे भी एक z है, और यहाँ पे भी एक z है। इसका मतलब एक x, एक y और एक z तीनों में से कॉमन आया। बचेगा क्या, देखो पहले टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा हमारे पास x, ठीक है, देखो यहाँ पे इतना से ही बचा है। सेकेंड टर्म में देखो जो भी अंडरलाइन या फिर सर्कल नहीं किया, देखो ये y, तो यहाँ पे माइनस लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस y प्लस यहाँ पे क्या बचा, देखो प्लस z। हो गया अपना फैक्टराइज। तुम चाहिए तो इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, x y z x माइनस वाई प्लस जेड। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। x इंटू वाई इंटू जेड को मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, मल्टीप्लिकेशन हटा के सीधा ये ब्रैकेट जो है ये लिख दिया। तो इसका मतलब तुमने इस तरीके से ये जो इतना गंदा सा टर्म था इसको तुमने फैक्टराइज कर दिया ऐसे, ठीक है। और अगर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो x, y, z एंड x माइनस वाई प्लस जेड आर द 4 इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो एक और एग्जांपल, अब देखो इसमें इसको लिख देते हैं, माइनस है तो -4 को लिख देते हैं 2 2 जा 4, a स्क्वायर को लिख देते हैं, 2 बार a मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर फर्दर 4 है तो वापिस से 2 2 जा 4, a इंटू बी लिख दो इसको, और माइनस वापिस से 4 है तो 2 2 जा 4 इंटू सी इंटू ए। तो मैं इसी एक ही स्टेप में सब काम कर रहा हूं, देखते चलना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2, यहाँ पे भी 2 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 2 कॉमन है, तो सब में 2 2 2 तो कॉमन है ही। फिर देखो यहाँ पे एक a आ रहा है, यहाँ पे एक a आ रहा है, और यहाँ पे भी एक a आ रहा है। एक और ए देखो, यहाँ पे एक और ए है, लेकिन यहाँ पे एक और ए दोनों में नहीं है। फिर बी देखो तीनों में कॉमन है क्या, नहीं, सी भी तीनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 एक कॉमन आया, फिर एक और 2 कॉमन आया, और एक ए कॉमन आया। तो ये सब आ गए कॉमन फैक्टर्स। बचा क्या, तो देखो पहले वाले टर्म में माइनस ए बचा है, ठीक है, देखो माइनस को मत भूलना। फिर दूसरे वाले टर्म में देखो प्लस बी बचा है, और तीसरे वाले टर्म में माइनस सी बचा है। कई बार इसमें तुम माइनस भी कॉमन लेके कर सकते हो, ठीक है। इस प्लस को लिख सकते हो तुम -1 इंटू -1, और वैसे -1 भी कॉमन लेके कर सकते हो, लेकिन उतना मत टेंशन लो, सीधा इसको लिख दो। अभी ये बन जाएगा 2 2 जा 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी। तुम यहाँ पे इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब तुम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, 2 a माइनस ए प्लस बी माइनस सी आर द इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मेथड और आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, मेथड बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अभी तक हमने जो भी किया उसमें क्या हो रहा था, अभी तक जो भी कर रहे थे, हर एक टर्म में से, मतलब हर जैसे 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, तो हर एक टर्म में से वो टर्म हर एक टर्म में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, जो भी फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं उसे कॉमन लेते थे, लेकिन ऐसे हर एक टर्म में देखते थे। लेकिन कई बार क्या होगा, देखो हर एक टर्म में, जैसे कि इसमें अगर एग्जाम्पल दिया जाए, मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं, ए क्यूब को लिखते हैं ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर है तो 4 को लिख देते हैं 2 इंटू 2, और a स्क्वायर को लिखते हैं a इंटू ए प्लस 3 इंटू ए, और 12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये सब तुम लोग को एक्सप्रेशन ऑलरेडी जमना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने हर एक टर्म को। लेकिन अब देखो हर एक टर्म में कॉमन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a, लेकिन यहाँ पे a नहीं है। हमने तो अभी तक क्या सीखा कि सब टर्म में से अगर कॉमन आ रहा है तो ही कॉमन ले सकते हैं और फिर ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब में a है पहले 3 टर्म में, लेकिन यहाँ पे a नहीं है। तो ऐसे टाइम पे तुम्हें क्या करना है, ऐसे टाइम पे तुम्हें ग्रुप्स फॉर्म करने हैं
जिसमें कुछ कॉमन चीजें आ रही हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट टू टर्म्स को मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीजें कॉमन आ रही है। सिमिलरली सेकेंड टू टर्म्स को भी मैंने फर्दर और ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ग्रुप करके हम लोग रीग्रुप, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग बोलते हैं इसे, रीग्रुपिंग। तो ग्रुप बना के हम लोग चीजें कॉमन लेंगे। तो देखो पहले दो टर्म्स में, यानी जो पहला जो ग्रुप है उसमें देखो ये एक है और एक और है, यहाँ पे भी एक है और एक और है, तो दो ए कॉमन आ रहे हैं। तो उन दोनों में से, पहले ग्रुप में से दो ए कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, देखो बचेगा ए बचेगा बस, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 × 2, राइट। फर्दर सेकेंड ग्रुप में भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3 कॉमन आ रहा है बस, तो बचा क्या देखो a -2 × 2। देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। फिर ये a × a बन जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, तो a² इंटू ब्रैकेट में a -2 2 क्या बन रहा है 4, फर्दर +3 ब्रैकेट में क्या बन रहा है देखो, चाहिए तो मैं यहाँ पे इसके बीच में इंटू लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। 3 × a -2 2 4। अब तुम लोग सोच रहे हो काम हो गया, लेकिन अभी भी देखो एक और चीज है। ये सोचो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म में कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखो दोनों में a -4 जो है वो दोनों में सेम है। इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो a -4 को पूरा ही कॉमन ले लो और जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, क्या बचा है देखो ब्रैकेट में। तुम चाहिए तो a² नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a × a लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया a², तो बस डायरेक्ट लिख देता हूँ a², क्योंकि वही टर्म बचा था इसमें। प्लस यहाँ पे प्लस, देखो ये टर्म दोनों में से कॉमन आ गया, सेम जो हम लोग इसमें कर रहे थे ना, अब ये बड़े वाले टर्म में कर रहे हैं। a -4 कॉमन, a² बचा और प्लस यहाँ पे 3 बचा है। तो देख सकते हो हमारा जो फैक्टर हो गया वो ऐसे इस तरीके से बन गया। तो देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों का भी फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, कैसे करोगे, तो उसको ग्रुप करके करो। ग्रुप बनाओ जिसमें भी तुम्हें, जिस भी ग्रुप में तुम्हें कॉमन चीज दिख रही है उसको ले सकते हो। कई बार क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ग्रुप नहीं दिखेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, तो फर्स्ट और थर्ड को साथ में लो। कई बार फर्स्ट और फोर्थ को साथ में लो और सेकंड और थर्ड को अलग लो। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप बनाओ जिसमें भी, ऐसे ग्रुप बनाओ जिसमें भी कुछ भी चीजें कॉमन दिख रही है। और फिर उसके बाद जो भी आगे का स्टेप है, ये भी स्टेप मत भूलना। लोग यहीं पे आके खत्म कर देते हैं, तो इसके आगे भी कंटिन्यू करना, देखना और भी कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो कॉमन लो, नहीं आ रहा है तो तुम इतना लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फर्दर लास्ट एग्जांपल आज का खत्म। फिर देखो चलो देखते हैं। 15 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 × 5, 3 5 is 15, x × y भी लिख देना। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, 2 3 is 6 और एक और x भी लिख देना। 5y को लिख सकते हैं 5 तो वैसे ही रखो और इंटू y -2। अब देखो ध्यान से, तो इसमें देखो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? फर्स्ट और सेकेंड टर्म में तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है देखो ये एक 3 तो कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 और x भी कॉमन आएगा। तो अब सोचो बाकी के जो दो टर्म बचे हैं उसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है। देखो तो 5 और y और -2 है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो कैसे करेंगे इस ग्रुप को? तो थोड़ा सा आगे के बारे में सोच सकते हो तुम। क्या आगे के बारे में? अगर मैंने यहाँ पे 3 और x और 3 और x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा देखो 5y और यहाँ पे -2, और वही तो एग्जैक्टली यहाँ पे चीज है। तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब तुम बस 1 को कॉमन ले लो। जैसे कि देखो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, 3 × x गया कॉमन, बचा क्या 5 × y -2, ठीक है, प्लस अब यहां पे अगर तुम्हारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 को तो लिख ही सकते हो ना। 1 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो किसी के साथ भी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 × 5 × y -2। देखो इन सब में से मैंने बस 1 कॉमन लिया। 1 तो कभी भी कैसे भी कहां भी कॉमन ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो 5 × y -2 है, ये दोनों टर्म्स में ये पूरा कॉमन आ रहा है। इसको लिख दो 5 × y -2 को पूरा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या देखो, तो बचा 3 × x, ये दो टर्म बचे 3 × x पहले टर्म में, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1। तो देखो अपना काम हो गया, फैक्टराइज ही हो गया, 5y -2 और यहाँ पे 3x + 1। तो इस तरीके से ऐसे भी फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो रही है तुम ये भी कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड टर्म को लो और सेकंड और फोर्थ टर्म को लो।
जैसे कि फर्स्ट और थर्ड टर्म में देखो, ये सपोज अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेता तो देखो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, फर्स्ट टर्म को लिखा। अब रीअरेंज कर रहा हूं, देखो टर्म्स, पहले मैं 5y को लिख रहा हूं 5 इंटू वाई, ये लिखा, माइनस इसको बाद में लिख रहा हूं माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां पे कॉमन आ रहा है, देखो 5 एक कॉमन आ रहा है और y भी एक कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 5 इंटू वाई कॉमन, बचा क्या देखो 3 इंटू एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब क्या बचेगा 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था 1 बचेगा। एंड फर्दर अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे तुम क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, लेकिन एक और चीज है, दोनों में माइनस भी है, तो एक काम करते हैं सीधा -2 ही कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, दोनों में -2 जो है वो पूरा कॉमन आ गया। अब देखो इंटू बचा क्या देखो 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे लिख देना +1। अब तुम लोग बोलोगे प्लस क्यों लिखा सर, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस तभी तो माइनस आएगा ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इसका मतलब अगर मैं माइनस दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो बचेगा दोनों के लिए प्लस, यहाँ पे भी प्लस और वहां पे भी प्लस। अब देखो फर्दर 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो वो भी कॉमन आ गया, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्टली देखना 3x प्लस 1 लिख दिया कॉमन, और फर्दर दूसरा टर्म कौन सा है, ये बचा क्या 5y, और यहाँ पे क्या बचा माइनस, मत भूलना -2। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों मेथड से भी एप्लीकेबल है, सेम चीज है। तो ऐसे करना है मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स को, ठीक है, जब दो टर्म्स अगर सब टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो भी तुम्हें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। होमवर्क के लिए तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक का करस्पॉन्डिंग जो भी लर्न वेल या फिर जो भी एनसीईआरटी का है उसके करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। अगर वो तुमने कंप्लीट किया है तो तुम्हें मैं और भी कुछ क्वेश्चन अटैच करके दे रहा हूँ, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर देख लेना एक बार, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन होमवर्क टैबलेट में, होमवर्क के फोल्डर में तुम्हें मिल जाएगा। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर तुम लोग ऑफिस में आके मेरे से मिल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।